हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है, इसको प्रूव किया गया था। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, इसको हम पढ़ चुके थे। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एक नया टॉपिक, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक सूत्र मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या है? प्यारे बच्चों, जानते हैं कि जब हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से वह दूसरे माध्यम में जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तित किरण नाम दिया गया था। अब इसी अपवर्तित किरण को यदि जो है वापस भेजा जाए तो वह जिस मार्ग से आई है तो उसी मार्ग से वापस होकर पहले ही माध्यम में पहुंच जाता है। और इसी घटना को क्या नाम दिया गया? प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरने वाले अपवर्तित किरण को यदि वापस भेजा जाए तो वह उसी मार्ग से पहले माध्यम में पहुंच जाती है। इसे ही प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? परिभाषा कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरने वाली अपवर्तित किरण को यदि वापस भेजा जाए तो वह उसी मार्ग से पहले माध्यम में पहुंच जाती है। और इसी ही घटना को हम क्या नाम दे दिए? प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए देखते हैं फिगर बनाकर। ए है अपवर्तक पृष्ठ M1 M2 और ए है अभिलंब N1 ON2। पहले माध्यम को हम मान लेते हैं सघन, जिसका अपवर्तनांक ले लिया जाए N1, और दूसरे माध्यम को ले लेते हैं विरल, जिसका अपवर्तनांक N2। एक प्रकाश की आपतित किरण AO पृष्ठ पर आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा बच्चों? सघन से विरल में आ रही तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इसका नामकरण कर देते हैं। ये बना आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण। अब इसी अपवर्तित किरण को कह रहा है क्या कि यदि वापस भेजा जाए तो वापस कैसे भेज सकते हैं बच्चों? तो इसके मार्ग में हम एक समतल दर्पण रखेंगे। क्या रखेंगे? एक समतल दर्पण M1 M2। अब जब समतल दर्पण पर यह अपवर्तित किरण टकराएगी तो यह जो है वापस लौटेगी, और वापस लौटकर पहले ही माध्यम में
पहुंच जाएगी। और इसी घटना का क्या नाम दे दिया गया? प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। क्लियर बच्चों, समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं कि विभिन्न माध्यम से होकर गुजरने वाली अपवर्तित किरण यदि वापस भेजा जाए, अपवर्तित किरण को यदि वापस भेजा जाए तो उसी मार्ग से पहले माध्यम में पहुंच जाती है। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? तो जैसे देखा गया चित्र में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाया गया। अपवर्तित किरण के मार्ग में एक समतल दर्पण M1 रखा गया। अब इस समतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर अपवर्तित किरण पहले ही माध्यम में वापस पहुंच जाती है। क्लियर? इसी घटना का क्या नाम है? प्रकाश के उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं स्नेल के नियम से क्या बने बच्चों? प्रकाश N1 से N2 वाले माध्यम में आ रहे, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर N2 अपान N1, अर्थात पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनको हम 1N2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखा जाए, जब यहां पर समतल दर्पण लगाया गया, अर्थात जब उत्क्रमण हुआ प्रकाश की किरण, तब क्या बनता है यहां पर? तथा साइन आर अपान साइन आई बराबर, अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए है और दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के लिए साइन आर अपान साइन आई। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पुनः वापस लौटेगी तो ये जो अपवर्तन कोण आर है ये आपतन कोण का काम करेगा और ये जो आपतन कोण आई है अपवर्तन कोण आर का काम करेगा। क्लियर? तो इस स्नेल के नियम में साइन आई अपान साइन आर, तो ये आपतन कोण इसमें आर माना गया और इसमें अपवर्तन कोण आई। क्लियर? तो ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब क्या करते हैं, 1 गुणे 2 से, तो 1 गुणे 2 से देखा जाए बच्चों तो 1N2 गुणे 2N1 बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लीजिए। 1N2 गुणे 2N1 करेंगे तो यहाँ पर देखो साइन आई ऊपर है, इसमें साइन आई नीचे है, कट जाएगा। इसमें साइन आर नीचे है, इसमें ऊपर है, कट गया। तो बचे क्या हमारे पास? इसी को यहाँ पर बोलते हैं या करके 1N2 बराबर 1 अपान 2N1 या 2N1 बराबर 1 अपान 1N2। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। लिख लेते हैं, यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। तो समझ में आया बच्चों? स्नेल का नियम लगाया गया, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1N2, जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गई तो साइन आर अपान साइन आई बराबर 2N1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। और इनको क्या कर दिए बच्चों, हम 1 और 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ पर 1N2 गुणे 2N1 बराबर 1 आ गया। या यहाँ से 1N2 बराबर लिख सकते हैं 1 अपान 2N1 और या 2N1 बराबर 1 अपान 1N2। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अभी भी हमको मिला क्या कि 1N2 गुणे 2N1 बराबर 1। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। अब उसी का आगे लिखते हैं, यदि या यहां से 1N2 बराबर 1 अपान 2N1, ये भी बताया आपको, या 2N1 बराबर 1 अपान 1N2। अब यार बच्चों, यदि हम यहाँ पर पहले माध्यम को क्या मान लेते हैं बच्चों, सघन से विरल में जा रहे हैं,
पहले माध्यम को यहाँ पर मान लिया जाए y और दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पर जो है w। कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि सघन से विरल माध्यम में ही यहाँ पर प्रकाश की किरण जाए, विरल से सघन में भी आ सकती है, कुछ भी मान लो। यदि पहला माध्यम एयर y और दूसरा माध्यम z, तब बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इससे कि ANW गुणे WNA बराबर कितना 1, या करके यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ANW बराबर 1/WNA या WNA बराबर 1/ANW। इसी प्रकार और फार्मूला बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि पहले माध्यम को y और दूसरे माध्यम को कांच मान लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ANG गुणे GNA बराबर 1 ऐसे बन जाएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं या ANG बराबर 1/GNA या GNA बराबर 1/। फिर इसी प्रकार यदि पहले माध्यम को y, पहला माध्यम यहाँ पर जल ले लेते हैं और दूसरा माध्यम कांच, तो WNG गुणे GNW बराबर 1 ये बनेगा। या करके इनको लिख सकते हैं कि WNG बराबर 1/GNW और या करके GNW बराबर 1/WNG। क्लियर? तो ऐसे फार्मूला कई बना सकते हैं बच्चों। मेन फार्मूला आपका ये है कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। अब यहाँ पर पहले माध्यम या दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, सघन विरल कुछ भी, y जल और कांच। क्लियर? तो प्यारे बच्चों समझ में आया? फार्मूला आपको याद रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है। तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 या 1n2 बराबर 1/2n1। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है? तो प्यारे बच्चे इसी प्रकार एक फार्मूला बनाया गया, पहला माध्यम दूसरा माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है इसी प्रकार। तो कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं और आगे। यदि तीन माध्यम, नोट करके लिखना बच्चों इसको, यदि तीन माध्यम 1, 2 व 3, तब बच्चों 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1 लिख सकते हैं। इस चक्रीय क्रम में चल रहा है। याद रखने का तरीका है, यहां ले लेते हैं बच्चों 1, यहां रख देते हैं 2, यहां पर 3, ये हो गया अपवर्तनांक। तो क्रम से चलते हैं, तो 1n2 फिर 2n3 फिर 3n1 एक प्रक्रिया। अच्छा, जब दो ही था, दो ही बार 1 और 2, तो 1n2 फिर 2n1 ऐसा बना था फार्मूला। देखिए आप लोग, तो इसी उत्क्रमता के सिद्धांत से ही हम लोग इसको बना दिए कि यदि तीन माध्यम 1, 2 और 3 हो तो 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। क्लियर? चलिए आगे और देखते हैं। यदि पहला माध्यम y और दूसरा जल और तीसरा कांच, इसको मानेंगे 1, तो समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते बच्चों? ANW गुणे WNG
गुणे जी एन ए बराबर 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यदि तीन माध्यम यहाँ पर वायु, जल और कांच हो तो तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता है, तो उनका गुणनफल कितना होगा बच्चों, एक, यही इसका संबंध है। समझ में या करके अब आगे देखते हैं क्या बच्चों, क्या इस ए एन डब्ल्यू के स्थान पे 1/WN लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताया गया कि वायु के सापेक्ष यहाँ पर जल का अपवर्तनांक यहाँ पर अगर निकाला जाए तो यहाँ पर 1/WN नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे WNG के स्थान पे 1/GN W उल्टा कर देते हैं, फिर गुणे 1/ANG बराबर 1। तो फिर बच्चों यह करके को कैलकुलेट करेंगे तो WNA गुणे GNW गुणे ANG बराबर 1। तो प्यारे बच्चों अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो चाहे ए फार्मूला अप्लाई करिए चाहे इसको अप्लाई करिए, लेकिन ध्यान देना क्रम से है, इनका क्रम चेंज नहीं करना है। अगर क्रम चेंज कर दिए तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो गलत होगा। तो क्रम से है, ध्यान देना ए एन डब्ल्यू, जैसे 1 एन 2 मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1, उसी प्रकार इनका भी क्रम है, वायु के बाद जल, जल के बाद कांच। ठीक है, सघनता के रूप में देखा गया है कि सबसे विरल के रूप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायु, विरल से ये वाला सघन से ज्यादा सघन होगा कौन, जल, और जल से भी सघन कौन है, कांच। तो ये एक सघनता के बढ़ते क्रम के अनुसार रखे गए हैं। तो ए एन डब्ल्यू गुणे WNG गुणे GN ए बराबर 1 या WNA गुणे GNW गुणे ANG बराबर 1। तो दोनों भी फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं चाहे जो, बट क्रम ध्यान देना, नहीं तो ऐसा नहीं लिखना है कि ANW गुणे GNW गुणे ANG बराबर हो, गलत। क्लियर, एक क्रम याद रखना, चाहे इस फार्मूले का चाहे इसका। क्लियर, तो चलिए देखते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो ये था बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणता के सिद्धांत से 3-4 फार्मूले निकले हैं जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। हो गया, चलिए को मिटाते हैं। अब आते हैं बच्चों इसी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इस पर देख लेते हैं, दो माध्यम वाले के लिए आंकिक प्रश्न। लिखते हैं क्वेश्चन, यदि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2/3 हो तो जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कहा है y के सापेक्ष जल, तो y के सापेक्ष सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों, y के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल, जिसका अपवर्तनांक कहेगा उसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। जैसे 1 या 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर, सिंबल पहचानना समझ चाहिए, ANW, WNG और GNA। इसका मतलब है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और इसका मतलब है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसका मतलब है कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। क्लियर, तो पूछा क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, सिंपल क्या बना, ANW बराबर कितना दिया है, 2/3। पूछा क्या है जल के सापेक्ष y का, मतलब जस्ट इसी का उल्टा, तो WNA का मान क्या हो। क्लियर, तो फार्मूला हम लोग पढ़े कि WNA बराबर 1/ANW। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/2/3 कैलकुलेट करेंगे, 3/2 आंसर। इसको मौखिक देना है,
जब दो ही माध्यम की बात की जाए क्वेश्चन में तो इसको मौखिक आंसर दीजिए। जैसे कह दिया जाए कि y के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/5 है, तो जल के सापेक्ष y का अपूर्णांक क्या होगा 5/4। क्यों? अगर ये उत्क्रमणिका का सिद्धांत तो यही कहता है ना कि WNA बराबर 1/ANW या ANW बराबर 1/WNA। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब इसी क्वेश्चन देखते हैं। और यदि y के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दे दे कुछ भी 4/5, तो कांच के सापेक्ष y का अपूर्णांक क्या होगा? क्लियर? तो चलिए देखते हैं। y के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक मतलब ANG का मान दिया है 4/5। सिंबल समझ में आ रहा है? ANG 4/5। पूछा क्या है? कांच के सापेक्ष y का अपूर्णांक मतलब GNA। भाई जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो GNA बराबर फार्मूला रख देते हैं 1/ANG। 1/ANG का मतलब 5/4। क्लियर? समझ में आया? ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है दो ही माध्यम के लिए, कर लेंगे तो ठीक है। आगे चलते हैं तीन माध्यम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि y के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 1/3 तथा जल के सापेक्ष एक साधारण क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सीधा सीधा वाला। जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 2/3 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा? चलिए बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन। फटाफट क्या करते हैं, पहले सिंबल लिख लेते हैं जिसका मान दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले यही करना है, जो जो दिया है उसको पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या दिया है? y के सापेक्ष जल का अपूर्णांक मतलब ANW का मान दिया है 1/3। जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक मतलब WNG का मान दिया है यहाँ पर 2/3। पूछा है कांच के सापेक्ष किसका अपूर्णांक? y का अपूर्णांक ही पूछा गया है। तो बच्चे तीन माध्यम की बात हुई ना, y जल और कांच। तो तीन माध्यम वाले में चाहे इसको आप फार्मूला प्रयोग कर दो, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। भाई सीधा सीधा, ये सीधा सीधा है, मतलब व्युत्क्रम नहीं है, तो आप फार्मूला ये करेंगे सेम। तो ANW का मान 1/3, WNG का मान 2/3 गुणे GNA बराबर 1। तो यहाँ पर बच्चों देखा जाए गुणा करेंगे 2/9 गुणे GNA बराबर 1, अर्थात यहाँ से GNA का मान निकाला जाए तो GNA बराबर कितना आएगा बच्चों? 9/2। क्लियर? भाई 9 का तिरछा गुणा हुआ 1 में, 9 1 की 9, 2 गुणा करोगे इधर आ गया 8। तो इस सीधा। अब अगर इसी में पलट दे कहानी कि कहीं ANW दे दे इधर GNW दे दे तो कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं बच्चों, कॉपी कर लीजिए। किताब में बहुत क्वेश्चन है ऐसे, आप लोग प्रयास करिएगा, लगाइएगा। चलिए कह दे कि यदि y के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 तथा जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 2/3 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं 3/5 हो तब जल के सापेक्ष कांच दिया है, तब y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा?
ठीक। तो क्या कह दिया बच्चों, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG दिया है 3/2। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब WNG का मान दिया है 3/5। पूछा क्या है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब ANW। तो प्यारे बच्चों तीन माध्यम के लिए हम दो फार्मूला बताए, चाहे जो अप्लाई करिए आएगा। तो चलिए हम इसी को अप्लाई करते हैं, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। फिर बच्चे ANW तो पूछा गया है, इनको ऐसे रहने तो WNG का मान 3/5। अब यहाँ पर GNA है लेकिन यहाँ पर ANG दिया है, तो दो माध्यमों वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि ये पूछा है कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक और यहाँ पर दिया है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उल्टा है, पढ़ने में भी लग रहा है उल्टा कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना 3/2। तो सीधी बात जल के कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक कितना होगा 2/3। कैसे होगा, फार्मूला रख देते हैं 1/ANG बराबर भाई GNA का स्थान इतना लिख सकते हैं, फार्मूला पीछे पता है। चलिए तो रख देते हैं, तो ANW गुणे 3/5। अच्छा इसका पूरा मान निकालेंगे बच्चों, ANG का मान 3/2 है तो 1/ANG का मान कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर, बराबर कितना 1। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बना क्या ANW बराबर 5 का तिरछा गुणा 5, इधर 2 गुणा इधर आ गया बाहर, तो ANW का मान आ गया 5/2। अगर इसी में पूछ लेता WNA तो WNA कितना हो जाता बच्चों 2/5। क्लियर, जस्ट उल्टा फार्मूला रख दो तो इसे लिख दो। क्लियर, तो ये था। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, लगाइए मेहनत करिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा अब इसी को दूसरे तरीके से देख लिया जाए, दूसरे वाले फार्मूले से। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। 5/2 आया, ध्यान देना है आंसर। अब उससे भी लाते हैं 5/2। फार्मूला और मिला था कि WNA गुणे GNW गुणे ANG बराबर 1। ठीक है सर, WNA तो नहीं पूछा, पूछा क्या है 1/ANW पूछा है, तो यहाँ पर हम 1/ANW लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा GNW नहीं दिया है, WNG दिया है, तो 1/WNG लिख सकते हैं। अच्छा ANG का मान दिया है 3/2 बराबर 1। तो ANW का तिरछा गुणा कर देते हैं एक में, तो क्या बनेगा ANW बराबर 1/, भाई तिरछा गुणा हो गया, कहानी खत्म हो गया, इनके पास बचा 1/WNG गुणे 3/2। तो ANW बराबर 1/WNG, WNG का मान 3/5, तो 1/WNG कितना हो जाएगा 5/3 और गुणे कितना बच्चों 3/2। तो यहाँ पर कैंसिल 3 से 3, तो ANW कितना आ गया 5/2। क्लियर, ये था। तो समझ में आया, तो काफी अच्छा टॉपिक है बच्चों, खत्म हुआ। इस पर आप लोग सवाल लगाइएगा, आगे हम कल चर्चा करते हैं और एक अच्छे टॉपिक के साथ कि प्रकाश का जो चाल है उसके अपवर्तनांक के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सवाल लगाइएगा, पढ़िएगा, आगे कल मिलते हैं।